नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं जीके जीएस के लिए दोस्त नॉन स्टॉप टेस्ट का टेस्ट नंबर 11। जी दोस्तों, इस 11 का टेस्ट जो हुआ था वो पिछले दिन हुआ था, उसी का आज क्या है कि यहाँ पे डिस्कशन कराने वाले हैं। प्लस इस टेस्ट में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं उन सभी का हम क्या करेंगे कि स्कोर कार्ड भी देखेंगे। तो दोस्त बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि दोस्त इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से डाले जाते हैं टेस्ट में। अगर आप भी एनटीपीसी या ग्रुप डी की अगर दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी इसका डिस्कशन आएगा आप तक के नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं नॉन स्टॉप टेस्ट में, क्योंकि यह एग्जाम तक के चलेगा टेस्ट, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक ये कंटिन्यू यह टेस्ट चलता रहेगा। तो अगर इसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दोस्त आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट करना है ये आपको क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चन को डिस्कस करा देते हैं, या उसी के दौरान आपको बीच में हम बता देंगे कि आप टेस्ट में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छा रैंक भी ला रहे हैं, अच्छा मार्क्स भी ला रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को क्या करना है कि दोस्त टेस्ट करना है तो टेस्ट में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिए, जाकर के पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, अगर आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो वैसे भी देख लीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन जो है टेस्ट में दिए जाते हैं, क्योंकि काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं एनसीईआरटी से और आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो है सारे क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक दिन जो है शाम में 7 बजे जो है टेस्ट जो है शुरू हो ही जाता है। तो दोस्त अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दोस्त आप रहिएगा अंत तक, कि आपको हम अंत में बता देंगे। वैसे चलिए फिलहाल क्या कर लेते हैं कि देख लेते हैं कि टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, जीके जीएस से क्वेश्चन रहते हैं, स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन रहते हैं। तो 20 जो होते हैं वो साइंस से क्वेश्चन रहते हैं, जीएस से क्वेश्चन रहते हैं, और 20 जो होते हैं वो स्टैटिक जीके और जीएस से जो है क्वेश्चन इसमें डाले जाते हैं। तो दोस्त बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि जीएस से क्वेश्चन को डिस्कस करा देते हैं, फिर उसके बाद जीके और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन को हम डिस्कस करा देंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए ये क्या है कि जीएस है, यानी कि जनरल साइंस से है। जनरल साइंस से आपको बता ही दिया है कि इसमें 20 क्वेश्चन जो है डाले जाते हैं और जीके से आपके 20 क्वेश्चन डाले जाएंगे। ठीक है, तब जीएस के पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करा देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जीएस का। देख लीजिए इसमें जीएस का पहला नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि इसमें यह चीजें दे दिया कि सर्वप्राचीन सेल समूह की जो आयु होती है वो किससे आकी जाती है, हमें यह जानना है। ठीक है, सर्वप्राचीन कहने का मतलब क्या है, बहुत पुराना। उस सेल की समूह की जो आयु अगर ज्ञात करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इसमें से ये जानना है। ठीक है, देखिए आप ये चीजें जान लीजिए कि सर्व प्राचीन कहने का मतलब क्या है कि दोस्त उसका आयु जो होगा वो हजारों करोड़ों वर्ष पहले की आयु होगी, उसको ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए जान लीजिए ये चीजें कि KAR जो है विधि का इस्तेमाल करते हैं। किसका, KAR विधि का। ध्यान रखना है, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि KAR विधि का हम लोग क्या करते हैं कि इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी आयु जो होती है वो करोड़ों वर्ष होती है, लाखों वर्ष होती है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि KAR विधि न देकर के आपको यूरेनियम लेड विधि भी दे देगा। तो यूरेनियम लेड विधि से भी हम क्या करते हैं कि सर्वप्राचीन जितने भी सेल होते हैं उसकी आयु जो है ज्ञात करते हैं। ठीक है, आखिर कार्बन 14 विधि से हम किसकी आयु ज्ञात करते हैं? क्या कार्बन 14 विधि से हम उसकी आयु ज्ञात नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन 14 विधि को इस तरह से तैयार किया गया है कि आप सिर्फ जो है जो जीव जंतु है उसकी आयु को आप ज्ञात कर सकते हैं। 100, 2 साल, 3 साल, 300 साल जो है उसकी आयु को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हजारों लाखों वर्ष में अगर जाएगा तो आपको KR विधि में जाना पड़ेगा या यूरेनियम लेड विधि में जाना पड़ेगा। ठीक है, तब उसकी आयु जो है उससे ज्ञात की जाती है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए ये सेकेंड नंबर आपको क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कहता है कि किसमें जो है ऋणात्मक आवेश होता है, हमें यह जानना है। ठीक है, देखिए ऋणात्मक आवेश की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, तो ऋणात्मक आवेश जो होता है वो बीटा में होता है। किसमें? बीटा में। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। बीटा जो होता है, बीटा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। तो ये बीटा क्या करता है कि प्लस भी आवेश दिखाता है और नेगेटिव आवेश भी दिखाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों को दिखाता है। कितना पॉजिटिव दिखाता है, कितना नेगेटिव दिखाता है, तो एक पॉजिटिव आवेश दिखाएगा, एक जो है नेगेटिव आवेश दिखाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव आवेश दिखाएगा, न्यूट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव आवेश दिखाएगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। बाकी आप जान लीजिए ये चीजें कि अल्फा जो होता है, ये सेकेंड नंबर जो देख रहे हैं आप, अल्फा में 2 पॉजिटिव आवेश होता है। ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बाकी ये जो है गामा और एक्स-रे, इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि आंसुओं में कौन सा जो है पदार्थ मिला होता है, हमें यह जानना है। देखिए आंसू जो होता है अपना टीयर्स जो होता है उसमें कौन से पदार्थ मिले होते हैं दोस्त? उसमें जो होता है सामान्य लवण, नमक कहिए, सामान्य नमक कहिए, ये आपका क्या होगा कि आंसर परफेक्ट होगा कि सामान्य नमक जो होते हैं वो आंसू में मिले होते हैं। अब सिर्फ आंसू जो होता है सिर्फ सामान्य नमक ही नहीं मिले होते हैं, इसमें बहुत सारे चीजें मिले होते हैं। लेकिन ऑप्शन बेस अगर चला जाए इन चारों ऑप्शनों में से तो ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल
करेक्ट आएगा। अब ये चीजें जान लीजिए, नोट करते चलिएगा कि आंसू में आखिर क्या क्या चीज मिले होते हैं। दोस्त आंसू में जान लीजिए ये चीजें कि पानी भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, लिपिड भी होता है, म्यूसिन भी होता है, ये सभी चीजें होता है आंसू में जो है मिले होते हैं। ठीक है, अब ये काम क्या करता है, ये जो फलक पे होता है ये परत के समान जो है इस पे रहता है। ये आंख से जो पानी निकलती है उसको क्या करता है कि ड्राई नहीं होने देता है, सूखने नहीं देता है। ठीक है, तो इसको क्या करता है कि नमी बना करके रहता है। ठीक है, और जो हम चीजें वस्तु देखते हैं उसको साफ देखने में हमें मदद करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि भीड़ को तितिर बितिर करने के लिए पुलिस द्वारा जो इस्तेमाल किए जाते हैं आंसू गैस, उसमें कौन सी गैस रहती है, हमें यह जानना है। ठीक है, तो इन चारों में से देख लीजिए, बता दीजिए फटाफट कि कौन सा गैस जो है उपस्थित रहता है आंसू गैस जो रहते हैं सो। ठीक है, बहुत जगह देखे होइएगा, जैसे कि बिहार में अभी दंगा चल रहा था ना बीपीएससी की तरह, तो उसमें क्या था कि आंसू गैस, या बहुत सारे जगह पे आप देखे होइएगा कि आंसू गैस का इस्तेमाल कर देते हैं पुलिस। जब पुलिस क्या करती है कि कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल जो है पब्लिक हो जाती है, उसको कंट्रोल करना जो है मुश्किल हो जाता है, तब उसको क्या होता है कि ऊपर हायर अथॉरिटी से जो है उसको परमिशन मिलती है कि आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाए, तो आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वैसे आप जर्नली आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये लीगल नहीं है। ठीक है, तो ये लीगल तरीके से क्या होता है कि परमिशन लिया जाता है, ये उसके बाद जो है इसको क्या किया जाता है कि इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो गैस होती है वो क्लोरीन गैस होती है। कौन सी? क्लोरीन गैस। ये आंखों में क्या करती है कि जलन महसूस कर देती है, आपको आगे अंधेरा छा जाएगा, आप दिख नहीं पाइएगा, तो इसलिए जो है भीड़ को भगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है सबसे पहले किया गया था वो प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा किया गया था, उसके बाद जो है ये प्रचलन में सबसे ज्यादा आ गई थी, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए, मधुमेह जो रोगी जो होते हैं उसके द्वारा जब प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स जो होता है, स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है। ठीक है, देखिए स्वीटेक्स क्या होता है कि एक तरह का टैबलेट होता है, उसमें कितनी एनर्जी होती है हमें यह जानना है। तो स्वीटेक्स जो टैबलेट होती है उसमें जो होता है 0 कैलोरी होती है। कितनी होती है? 0 कैलोरी होती है, ध्यान रखना है, उसमें 0 कैलोरी, बिल्कुल कैलोरी नहीं होती है उसमें। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ये टैबलेट आखिर बनी किससे होती है? ये सोडियम सैकरीन का बना होता है, ये जो टैबलेट होता है सो सोडियम सैकरीन का बना होता है। कभी कभी हो सकता है कि पूछ दिया जाए, या कभी कभी ये चीजें दे देता है कि मधुमेह रोगी जो होते हैं वो किस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो स्वीटेक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो बैलों का वीर्य जो होता है, सीमन जो होता है, उसको किसमें सुरक्षित रखा जाता है, हमें यह जानना है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों को देखिए, बता दीजिए कि बैल का वीर्य जो होता है उसको, सीमन जो होता है उसको किसमें सुरक्षित रखा जाता है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़े होंगे, आपको भी पता होगा कि उसको नाइट्रोजनी जो है द्रवीकृत जो नाइट्रोजन होता है उसमें रखा जाता है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि द्रवीकृत जो नाइट्रोजन होता है उसमें उसको सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, उस नाइट्रोजन का टेम्परेचर आखिर कितना होता है पता है आपको? उसका टेम्परेचर जो होता है -196 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है, और उसमें जो है बैलों के कृत्रिम जो होता है आर्टिफिशियल, उसको उसमें सीमन को जो है सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि वह लंबे समय तक के जो है उसमें टिक पाए, उसको लाने ले जाने में क्या हो सके, सुविधा हो सके, इसलिए उसमें रखा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस जो होता है वो किसका मिश्रण होता है, हमें यह जानना है। ठीक है, तो किसका मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो है मिश्रण होता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, ये चीजें जान लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपको 30 से 35% तक की या 40% तक की जो है देखने के लिए मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो होती है वो 50 से 55% तक की होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर यह देते हैं कि हास्य गैस जो होता है यानी लाफिंग गैस जो होता है उसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है, ये हमें जानना है। देखिए लाफिंग गैस का जो फार्मूला होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O जिसको बोलते हैं। बहुत आदमी NO2 मार देते हैं, जो गलत करते हैं, N2O होता है, ध्यान रखना है ये चीजें। ये थर्ड नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि N2O नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये जान लीजिए कि नाइट्रस ऑक्साइड का आखिर इस्तेमाल कहां करते हैं, बना होगा तो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करेंगे ही ना। तो दोस्त इसको किया जाता है मेडिकल फील्ड में किया जाता है, ज्यादा करके ये जान लीजिए कि पागलखाना में इसको इस्तेमाल करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का। होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई जो है डिप्रेशन में चला गया, जो बिल्कुल जो है अपने आप को प्लेजर अनुभव नहीं कर रहा है, खुशी अनुभव नहीं कर रहा है, वैसे लोगों को क्या किया जाता है कि मेडिकल फील्ड में थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या किया जाता है, इस गैस को दिया जाता है। गैस के देने से अंदर से क्या आता है कि ये प्लेजर वाली फीलिंग आती है, खुशी वाली जो है फीलिंग आती है, और थोड़ा बहुत वो हंसना शुरू करता है। ठीक है, तो उसके इलाज के लिए मेडिकल फील्ड में किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वो क्या होता है, किसी न किसी कारण बस वो दुखी होता है, वो किसी न किसी वजह से क्या होता है कि वो हंस नहीं पाते हैं, मतलब कि हंसने का मतलब कि वो
गूंगा नहीं होगा, मतलब बहुत अंदर से गहराई चोट लगी हो, किसी चीज में सदमे में चला गया हो, हंस नहीं पा रहा, तो उससे जो है नाइट्रस ऑक्साइड दिया जाता है। इससे देने से क्या होता है कि उसके ब्रेन में, आपको पता ही होगा कि ब्रेन में क्या होता है कि डोपामाइन होता है, तो डोपामाइन हार्मोन रिलीज करती है, उसे एक अलग ही खुशी महसूस कराती है। तो वैसे लोगों को दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि लव अट्रैक्शन होता है, तो आप लोग क्या करते हैं कि किसी भी लड़के से अगर 2 घंटे बात कर लीजिए तो उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी एक किसी लड़की से 15 मिनट बात करने के बाद आपको खुशी मिल जाती है। क्यों मिलती है? क्योंकि आप किसी भी लड़की से अगर बात करते हैं तो ये चीजें जान लीजिए कि आपकी ब्रेन में जो डोपामाइन होती है वो वहां से हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देती है और आपके अंदर जो है वो खुशी फील होने लगती है, ठीक है। तो ये वजह होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी यही काम करती है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि ओजोन गैस, ओजोन गैस जो कहता है किस तरह की गंध होती है, ये हमें जानना है। देखिए ओजोन गैस जो होता है उसमें किस तरह की गंध होती है दोस्त, उसमें हो जाती है सड़ी हुई मछली की तरह गंध आपको मिलेगी, ठीक है। ये आपका सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि ओजोन गैस में सड़ी हुई मछली की तरह आपको गंध सुनने के लिए मिलेगा, ठीक है। ओजोन का आपको सूत्र पता ही होगा कि O3 होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह पर क्या होता है कि ओजोन होता है। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी प्रकाश किरण जो होती है उसे क्या करती है कि रक्षा करती है, वो पूरी पराबैंगनी प्रकाश किरण को धरती पे आना नहीं देती है, कुछ अवशोषित कर लेती है, ठीक है। और कुछ जो है वो धरती पे आ जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होती है, आपको भयंकर गर्मी आ जाती है। अगर ओजोन परत का लेयर अगर ना हो तो ये चीजें जान लीजिए कि आपको काफी भयंकर गर्मी पृथ्वी पर देखने के लिए मिलेगा, जिससे कारण क्या होता है कि पराबैंगनी प्रकाश किरण जो होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होता है, उससे चर्म रोग यानी शरीर के स्किन प्रॉब्लम जो है होना शुरू हो जाती है, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन देता है कि ओजोन परत को किसमें मापी जाती है, तो डॉप्सन में मापी जाती है, डॉप्सन इकाई होती है उसमें मापी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये दिया है कि दर्पण की चौड़ाई, दर्पण की चौड़ाई को हम लोग दर्पण का क्या कहते हैं हमें यह जानना है। देखिए दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसको हम लोग द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, द्वारक। आप फोकस किसको कहते हैं? तो जब किसी वस्तु से प्रकाश किरण आती है दर्पण पे पड़ने के बाद परावर्तन के बाद जो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे करती है उसको हम लोग जो है फोकस करते हैं। अब दर्पण का जो मिड बिंदु होता है, जो मुख्य अक्ष जहां पे जाकर के मिलती है, दर्पण पे जहां पे मिलती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? पोल कहते हैं, यानी कि ध्रुव कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए क्या होता है कि बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब कि लाइट अगर आंख में जाए तो वो थोड़ा भी सेंसिटिव नहीं होती है, वो बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होता है। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? उस पॉइंट को जान लीजिए कि ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट, जिसको अंध बिंदु कहते हैं। ये ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है? तो रेटिना जहां पे आप किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसका छवि कहां बनता है? रेटिना पे बनता है। तो रेटिना के ठीक नीचे ये ब्लाइंड स्पॉट होता है, इस पे किसी भी तरह की छवि नहीं बनती है, आप न किसी वस्तु को यहां पे देख पाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ब्लाइंड स्पॉट यहीं पे होता है, यहां पे किसी भी तरह का जो है वर्णक नहीं होता है। ये प्यूत म्यूकस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण जो है वो चंद्रमा की सतह पर जो है कितना है, ये हमें जानना है। देखिए पृथ्वी की सतह के मुताबिक अगर देखा जाए तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना है? 1/6 गुना है, यानी कि 6 गुना वहां पे कम है, 6 गुना अधिक पृथ्वी पर है, चंद्रमा के मुकाबले पृथ्वी पर अधिक है। इसको ध्यान में रखना है। तो आपका क्या होगा कि पृथ्वी पर इसका कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव जो है कितना होगा। क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत आदमी 1/6 मार दिए हैं इसे, तो ये गलत किए हैं। क्वेश्चन को समझ लीजिए कि कहता है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव जो है चंद्रमा की सतह के खिंचाव का कितना गुना है, पृथ्वी पर कह रहा है। तो पृथ्वी पर 6 गुना है, चंद्रमा पर कितना है कि 1/6 है, तो यहां पे 6/1 गुना होगा। ये फोर्थ नंबर। अब बहुतों ने पढ़ करके रटे हुए हैं, इसको मार दिए हैं, 1/6 मार दिए हैं, जो गलत किए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि किस तिथि में निम्नलिखित में से किस तिथि में कहता है कि दोपहर में आपकी छाया जो होती है वो सबसे छोटी होती है, ठीक है। यानी जीरो शैडो के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। वो किस तिथि को होता है? जो जीरो शैडो होता है, जीरो शैडो भी कह सकते हैं इसको, क्वेश्चन भी पूछ देगा आपको कभी कभी। तो वो 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को, ये ध्यान रखिएगा। 21 जून को क्या होता है कि सूर्य जो होता है वो पृथ्वी के क्या होता है कि सीधा लंबवत होता है, 90 डिग्री पे बनता है। तो आपका शैडो जो धरती पे बनेगा वो जीरो बनेगा, बिल्कुल शैडो नहीं बनता है, ठीक है। 21 जून को इसलिए सबसे शॉर्टेस्ट जो है यहाँ पे शैडो इसको बोला जाता है। अब 21 जून को ही ये चीजें जान लीजिए कि सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय आपकी छाया जो होगी वो सबसे लंबी होती है।
21 जून को ही। तो ये भी हो सकता है कि कहीं पूछ दिया जाए, तो इस सबको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिए, इसमें दे दिया कि विद्युत मोटर जो है वो किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, हमें ये जानना है। ठीक है, तो विद्युत मोटर आपको पता ही है कि किस सिद्धांत पे काम करती है दोस्त, फैराडे के नियम पे काम करती है। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि फैराडे के नियम पे काम करती है। फैराडे का नियम क्या कहता है कि किसी भी, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, विद्युत अपघटनी जो होता है, उसमें क्या करते हैं कि विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट पे क्या होता है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, उस पे रड जो होता है, तो उस पे जितने भी पदार्थ जमा होते हैं, तो उसमें जितनी भी मात्रा में जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है वो उसके समानुपाती होती है। मतलब जिसमें जितना भी धारा प्रवाहित कीजिए और उस इलेक्ट्रोलाइट पे जो पदार्थ जमा होता है वो एक दूसरे के क्या होता है कि समानुपाती होती है। जितना कम धारा प्रवाहित होगा उतना कम जो है मात्रा उस इलेक्ट्रोलाइट पे जमा होगा, जितना ज्यादा धारा प्रवाहित कीजिएगा उतना ज्यादा क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट पे जमा होता है। तो ये विद्युत फैराडे का नियम है, उसी सिद्धांत पे क्या करता है कि विद्युत मोटर जो है ये काम करती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि वह उपकरण कौन सा है, वह उपकरण कौन सा है जो समुद्र की गहराई को क्या कहता है कि मापने के लिए ध्वनि तरंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए जो होता है वो सोनार का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सोनार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब कहिएगा कि नहीं, सोनार का इस्तेमाल जो है उसका मापने के लिए नहीं करते हैं हम लोग, तो ये समुद्र में छुपी हुई खजाना का पता लगाने के लिए करते हैं, या समुद्र में छुपी हुई जो भी चट्टानें या जहाजें डूबी हुई रहती है उसका पता लगाने के लिए करते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सोनार से क्या होता है ना कि एक जो है अल्ट्रा, मतलब कि ये पराध्वनिक जो है तरंगे निकलती है और पानी के अंदर जाती है, फिर वो वस्तु से टकरा करके फिर वापस आती है, फिर यहां घंटी बजना शुरू करती है, फिर वहां पे डिस्प्ले भी होता है कि कितना मीटर या कितना किलोमीटर जो है अंदर वो वस्तु है। तो गहराई भी पता चलती है और वस्तु का भी पता चलता है कि वस्तु कितनी गहराई में छुपी हुई है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें है। बाकी आप ये सेकेंड नंबर जो देख रहे हैं अल्टीमीटर का इस्तेमाल कहां होता है, वो ऊंचाई को मेजर करने में जो है अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये रडार जो देख रहे हैं, ये रडार का इस्तेमाल कल हम लोग कहां करते हैं, रडार का इस्तेमाल जो करते हैं वो किसी भी वस्तु को पता लगाने में रडार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसे आप समझ ही गए होंगे, पूछे भी जाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि जब कोई नाव क्या करता है कि नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तब क्या होती है। देखिए, जब भी कोई नाव अगर नदी से समुद्र में प्रवेश करेगी तो वो नाव क्या होगी कि थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी। क्या होगी? थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी। ये फर्स्ट नंबर। अब क्यों उठेगी ये भी थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि समुद्र का जो डेंसिटी होता है वो नदी के डेंसिटी से, घनत्व जो होता है, तो समुद्र का पानी का घनत्व जो होता है वो नदी के घनत्व से कहीं ज्यादा होता है। इसलिए आपको नदी में जब नाव चलेगी तो वो थोड़ी सी नीचे रहेगी, लेकिन समुद्र में जैसी नाव जाएगी वैसे क्या होगी, थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी घनत्व की वजह से। समुद्र के पानी का घनत्व ज्यादा होता है, नदी के पानी का घनत्व कम होता है, इसलिए नदी में आपका क्या होगा कि नदी में नाव जो होगा वो नीचे रहेगी, लेकिन समुद्र में नाव थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि मान लीजिए कि जब कोई जल ऊपर से गिरता है तो उसकी टेम्परेचर में क्या असर पड़ेगा, ये देखने के लिए हमें ये जानना है। देखिए, जब भी कोई जल जो होता है अगर ऊंचाई से गिरती है तो गिरने के बाद क्या होता है कि गिरती रहती है या गिरते समय उसकी टेम्परेचर जो होती है वो उसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है, ध्यान रखना है। ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि टेम्परेचर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है जान लीजिए। जब कोई पानी स्थिर रहता है तो उसके पानी के अणु भी क्या होते हैं कि वो स्थिर रहते हैं, वो गति नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन वही पानी अगर नीचे गिरे तो वो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। और गतिज ऊर्जा आने से क्या होता है कि पानी के अणु भी क्या होता है कि गति करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी टेम्परेचर क्या होती है कि बढ़ जाती है, उसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है। इसीलिए आप देखे होइएगा कि कोई भी पानी अगर जमा हुआ पानी रहता है तो वो क्या होगा कि आपको ठंडा महसूस होगा। लेकिन अगर कहीं चलता हुआ पानी है, चाहे झरना का पानी हो चाहे नदी का चलता हुआ पानी हो, हमेशा आपको गर्म फील होगा। ठीक है, तो उसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। कहता है कि किस गुण धर्म के कारण कहता है कि पानी में भरे हुए बर्तन, मतलब पानी जो बर्तन में भरे हुए रहते हैं, पानी बर्तन में भरे हुए रहते हैं, उसमें छड़ी अगर डालिएगा तो वह क्या होती है कि यह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। वो किस वजह से होती है हमें यह जानना है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, 10th में ही पढ़ चुके थे, 8 क्लास में ही पढ़ चुके थे कि वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। किसके? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ये आपका थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ही पानी में रखी हुई छड़ी जो है तिरछी महसूस होती है, देखने में प्रतीत होती है। या ये चीजें कहिए कि पानी में सिक्का जो रखा होता है वो उठा हुआ प्रतीत होता है, या किसी भी
नदी तालाब में चले जाइए या आप जो है स्विमिंग पूल में चले जाइए, उसकी गहराई जो होती है वो कम प्रतीत होती है, या मछली जो होती है पानी में वो थोड़ा सा ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। ये सब का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। बाकी प्रकीर्णन आप समझते होइएगा। प्रकीर्णन क्या होता है कि जब भी किसी पार्टिकल पर या किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो वहां से प्रकाश क्या होती है कि फैल जाती है। तो प्रकाश के फैलने की घटना जो होती है, फैलने या छितराने की घटना जो होती है वो प्रकीर्णन कहलाती है। ठीक है, बाकी उत्प्लावन बल आपको पता ही होगा कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके ठीक विपरीत ऊपर की ओर जो एक बल लगता है उस बल को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं, जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करती है, ये पता ही है। ये परावर्तन आपको पता ही है कि जब भी कोई प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, वहां से प्रकाश जब टकरा कर वापस आती है तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अग्नि, अग्नि का सही शब्द का वर्णन जो है कहां पे किसके लिए किया गया है हमें ये जानना है। तो इन चारों में से देख लीजिए, बता दीजिए। देखिए, अग्नि का इस्तेमाल जो किया गया है ये मिसाइल के लिए किया गया है। किसके लिए? मिसाइल के लिए किया गया है। ये दीर्घ प्रास यानी कि लॉन्ग रेंज मिसाइल है। ठीक है, अग्नि जो है सो ये आपका क्या होगा कि 4th नंबर बिल्कुल आंसर करेक्ट होगा कि लॉन्ग रेंज मिसाइल है। अब ये चीजें जान लीजिए कि अग्नि 1 2 3 4 5 तक के जो है ये अग्नि है। अग्नि का जो है ये किसने बनाया था, किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, जैसे कि अग्नि 1 हो गया। अग्नि 1 क्या है कि एक ब्लास्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह मार करने वाली है। 2 3 4 ले लीजिए, वो भी एक तरह का क्या है कि ब्लास्टिक मिसाइल है लेकिन मध्यम रेंज की है, मीडियम रेंज का है ये। उसके बाद अग्नि 5 ले लीजिए। अग्नि 5 जो है ये चीजें जान लीजिए कि ये भी ब्लास्टिक मिसाइल है लेकिन ये क्या करती है कि परमाणु हथियार को ले जाने में, कैरी करने में जो है ये सक्षम है। ठीक है, तो ये सभी जो है पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये चीजें दे दिया है कि किसी अर्धचालक को क्या कीजिए कि आप गर्म कर दीजिए। गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें यह जानना है। देखिए, किसी भी सेमीकंडक्टर को, किसी भी अर्धचालक को आप जितना गर्म कीजिएगा उसकी प्रतिरोध क्षमता उतनी कमती चली जाएगी और उसका कंडक्टिविटी यानी चालकता जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। सेमीकंडक्टर का ये गुण है, सेमीकंडक्टर का गुण है। लेकिन अगर इसी चालक में चले जाइएगा तो चालक में क्या होगा कि जितना गर्म कीजिएगा उतना उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, जितना ज्यादा गर्म कीजिएगा उसका उतना प्रतिरोध कम होगा और उसकी चालकता, कंडक्टिविटी वो उतना ही ज्यादा जो है बढ़ने लगेगा, उससे उतना ही ज्यादा जो है क्या होता है कि धारा प्रवाहित होने लगता है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध घटेगा, चालकता बढ़ जाएगा। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि प्रतिरोध घट जाता है और चालकता बढ़ जाता है। अच्छा दोस्तों, जीएस के इतने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब यहां से क्या करते हैं कि हम जीके के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है स्टैटिक जीके भी देखने के लिए मिलेगा और जीके भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को बता देंगे कि आप लोग जो है कहां से टेस्ट दे सकते हैं। और जितने भी लोगों ने टेस्ट दिया है उन सभी का हम क्या करेंगे कि रैंक कार्ड भी देखेंगे कि किसने कितना नंबर लेकर के आज आए हैं। आज भी आपका टेस्ट जो है 12 नंबर एक्टिव है, जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा। ठीक है, 12 यानी कि 12वां टेस्ट जो है, ये 11 है। इस सप्ताह अगर पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ, जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं दोस्त, अगर पीडीएफ लेना है तो आप क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहीं पे आपको सारा पीडीएफ जो है मिल जाएगा। नहीं तो टेस्ट ज्वाइन करना है तो ठीक है, आराम से टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आराम से जो है टेस्ट देते रहिएगा। ठीक है, और पीडीएफ भी वहीं पे आपको मिलती रहेगी। तो बेटर चीज है कि चलो ठीक है, आप टेस्ट देते रहिए, अच्छा है, और वहां से पीडीएफ लेते रहिए। आप सिर्फ पीडीएफ लेने के चक्कर में न रहिए, टेस्ट देने के बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है, दूसरी ये चीजें जान लीजिए, स्पीड बढ़ने के साथ साथ आपकी जो है क्या होती है कि सोचने की क्षमता, और आपकी जो है ये चीजें जान लीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं आप अपने आप को ये मतलब की क्षमता आप जो है साबित कर लेते हैं कि हाँ हमारी कैपेसिटी कितनी है, हम कितना तक के जो है सक्षम है, ये चीजें आपको पता चल जाती है। ठीक है, उसी अनुसार से आप मदद की मतलब पढ़िएगा तो एग्जाम तक की ये टेस्ट होती रहेगी। तो दोस्त जाकर के जरूर जो है टेस्ट ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, हम तो यही कहेंगे। बाकी और भी मटेरियल आप लोगों के लिए आने वाली है, तो दोस्त बिल्कुल धैर्य रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं जीके के। देख लीजिए, ये जीके का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि बिहार केसरी के नाम से जो है किसे जाना जाता है, हमें यह जाना है। देखिए, बिहार केसरी के नाम से जो जाना जाता है वो श्री कृष्ण सिन्हा जी को जाना जाता है। किसे? श्री कृष्ण सिन्हा जी को। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। श्री कृष्ण सिन्हा जी को बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। इन्हें श्री बिहारी बाबू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बिहार के मुख्यमंत्री 1946 से 1961 तक के जो है ये बने हुए थे। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो है कार्यरत थे, तो इनको ध्यान में रखेगा। बाकी राजेंद्र प्रसाद साहब को भी जानते हैं कि ये प्रथम जो है देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। जो सिवान के आपको पता ही है कि सिवान के ये रहने वाले हैं। इनका जीरादेई जो है गांव में जो है इनका अपना गांव भी है, ये राजेंद्र प्रसाद साहब का। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं।
अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर यह दिया है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर के गुजरती है, हमें यह जानना है। देखिए कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। उस 8 राज्यों में जो है इसमें से एक राज्य कौन सा है, ये थर्ड नंबर क्या छत्तीसगढ़ है। बाकी ये सब जो देख रहे हैं इस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। ये सारा डिटेल्स आपको जो है पीडीएफ में मिल जाएगी। इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, छज्जा गुराम पत्रमी। ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है जिसमें छत्तीसगढ़ आता है, बाकी ये केरल या ये सब जो है महाराष्ट्र ये सब नहीं आता है। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है। कभी कभी पूछ देता है या कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन है जो कर्क रेखा उस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर यह दे दिया कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष का था किसानों के समर्थन में गुजरात के खेरा जिले में जो है सत्याग्रह जो है आयोजन किए थे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। खेरा, गुजरात के खेरा जिले में जो है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो आंदोलन शुरू किए थे, कब किए थे, 1918 ईस्वी में किए थे, ठीक है। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चंपारण के बाद जो है अहमदाबाद में भी हुआ था, उसके बाद जो है ये खेरा में हुआ था। ये 1918 में ये उन्होंने क्या किया था कि खेरा में किसानों के जो है साथ जो है ये सत्याग्रह शुरू किए थे। कब से कब तक किए थे ये जान लीजिए, 22 मार्च 1928 ईस्वी से शुरू किया था इन्होंने और 5 जून 1918 ईस्वी को इन्होंने खत्म कर दिया था सत्याग्रह जो है। महात्मा गांधी ने बहुत वैसे सत्याग्रह आंदोलन जो है किए थे। पहला सत्याग्रह जो है ये अफ्रीका से आने के बाद जो है इन्होंने चंपारण में किया था। दूसरा जो है अहमदाबाद में इन्होंने हड़ताल के लिए किया था। तीसरा जो है ये आपको खेरा में किए थे। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर यह दे दिया है कि भारत के सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है, ये हमें जाना है। सितार मास्ट्रो, ठीक है, मास्ट्रो के रूप में, ठीक है। तो सितार वादक के रूप में जो है किसे जाना जाता है, पंडित रविशंकर जी को। किन्हें, पंडित रविशंकर जी को। ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि पंडित रविशंकर जी को सितार वादक के रूप में जाना जाता है। इन्हें जो है जान लीजिए कि भारत जो है इसमें जो है इनको भारत रत्न भी जो है इन्हें जो है प्राप्त हुआ था। तो ये चीजें 1999 ईस्वी में शायद इन्हें जो है मिला गया था, ठीक है। बाकी आप जो देख रहे हैं ये फर्स्ट नंबर ये क्या है कि महर्षि पतंजलि, ये योग दर्शन से जो है संबंधित रखते हैं। बाकी ये थर्ड नंबर जो आप देख रहे हैं क्या दोस्त, थर्ड नंबर में ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये जो है शहनाई वादक थे। और ये चौथा नंबर जो आप देख रहे हैं, ये चौथा नंबर जो है ये सितारा देवी, ये क्या था कि कथक कली से जो है संबंधित रखते हैं, ठीक है। इस सबको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि 1956 ईस्वी में कहता है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस वर्ष जो है कहता है किस पंचवर्षीय वर्ष जो है योजना का आधार बनाया गया था, हमें यह जाना। देखिए औद्योगिक नीति का प्रस्ताव जो है किस पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव बनाया गया था, किसका आधार बनाया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कौन सा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ध्यान रखना है। ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपको पता है कि 1956 से लेकर के 1961 के बीच चली थी, ठीक है। ये निजी क्षेत्र और जो है बहुत सारे जो है इसमें क्या थे कि ये लाइसेंस वाइसेंस का जो है इसमें प्रस्ताव जो है पारित किए गए थे, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि भारत स्वतंत्रता सेनानी को भारत का कहता है कि बिस्मार्क कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को जो है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है दोस्त, इन चारों ऑप्शनों में से देख करके बता दीजिए फटाफट। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं दोस्त, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का क्या कहा जाता था कि भारत का बिस्मार्क कहे जाते थे, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये चीजें जान लीजिए कि ये कांग्रेस के भी नेता रह चुके थे। दूसरी ये चीज है कि भारत के प्रथम जो है उप प्रधानमंत्री और ये गृह मंत्री भी रह चुके थे, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, पूछे जाते हैं। ये महात्मा गांधी ने इन्हें सरदार की उपाधि भी दी थी। कभी कभी ये चीजें क्वेश्चन जो है पूछ दिए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। लौह पुरुष के नाम से जो है इन्हें जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति को जो है खत्म करने के लिए, रंगभेद जो है उसे खत्म करने के लिए किसे नोबेल का शांति पुरस्कार जो है दिया गया था, हमें यह जानना है। देखिए दक्षिण अफ्रीका में जो है रंगभेद की नीति, जो गोरे काले का रंगभेद था, उसकी नीति को खत्म करने के लिए जो है नेल्सन मंडेला को जो है यह शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे, नेल्सन मंडेला को। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि नेल्सन मंडेला को। और नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा सा यह जान लीजिए कि नेल्सन मंडेला जो थे 1994 से लेकर के 1999 तक के जो है दक्षिण अफ्रीका के जो क्या थे कि राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। और इन्होंने गोरे काले रंग भेद की नीति के खिलाफ इन्होंने क्या किया था कि नेशनल मंडेला फाउंडेशन जो है की स्थापना भी किए थे इन्होंने, ठीक है।
जिसमें नेशनल मंडेला फाउंडेशन जो स्थापना किए गए थे, उसमें गरीब बच्चे जो थे उसके लिए भी मदद कर रहे थे, और जो है जो HIV पॉजिटिव थे उसके लिए भी जो है ये मदद कर रहे थे, ठीक है। और ये जो है इन्हें जो है ये मदीवा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, नेशनल मंडेला को, ठीक है। तो रंग भेद की नीति को जो खत्म करने के लिए इन्होंने जो है ये कार्यक्रम मतलब की शुरू किया था, उन्होंने पहल शुरू की थी। उसके लिए इन्हें जो 27 सालों के लिए जो है जेल में भी जो है डाल दिया गया था, और 27 साल तक के जो है ये जेल भी कटे थे, ठीक है, नेशनल मंडेला जी, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देख लीजिए एनसीआरबी। एनसीआरबी का पूरा नाम क्या होता है हमें यह जानना है। देखिए एनसीआरबी जो होता है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है। क्या होता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है, ठीक है। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। एनसीआरबी का पूरा फुल फॉर्म जो होता है। अब ये एनसीआरबी आखिर होता क्या है? जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो होता है वो होता क्या है दोस्त? ये एक क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो होती है उसके द्वारा जो है ये उपकरण है चलाया गया, जो है कहिए कि प्रोग्राम है, कार्यालय है, एक कार्यालय है एक, ठीक है। इसमें है क्या, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि कोई अपराध करने वाला आता है, कोई अपराधी होता है, तो ये दोनों का क्या करता है कि रिकॉर्ड रखने का काम करता है, उसके बाद उस पर जो है विश्लेषण करने का काम करता है। ये एनसीआरबी जो होता है सो, ठीक है, उसके नेटवर्क की खोज करता है, उसके प्रणाली की खोज करता है, उसके रिकॉर्ड को जो है रखने का काम करता है, उसकी जानकारी को कलेक्ट करते हैं, डेटाबेस को जो है कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आयुष्मान दे दिया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो होता है उसका जो है क्रियान्वित करने वाले संस्थान कौन से है, हमें यह जानना है। देखिए आप लोग जानते होइएगा, जैसे कि आयुष्मान जो है कार्ड सबको बन रहा था ना, हेल्थ कार्ड जो बन रहा था, वो किसके द्वारा क्रियान्वित किए गया था ये हमें जानना है। तो वो किया गया था एनएच के द्वारा। किसके द्वारा? एनएचए के द्वारा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। इसी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस डिग्री चैनल द्वारा जो है अलग होता है, हमें यह जानना है। देखिए किस डिग्री द्वारा अलग किए जाते हैं अंडमान निकोबार को, तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा जो है अलग किए जाते हैं। कितने? 10 डिग्री चैनल। ये आपका क्या होगा? सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा। 10 डिग्री चैनल द्वारा। अंडमान निकोबार आपको पता ही है कि जो है कहां पे है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार का जो है आपका क्या है कि ये राजधानी जो है ये पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, जिसमें अंडमान निकोबार को जो है क्या है कि 3 मुख्य द्वीपों में बांट दिया गया है। एक तो जो है आपको मान लीजिए कि एक तो उत्तरी द्वीप में बांटा गया है, एक मध्य में, एक जो है दक्षिणी में। 3 द्वीपों में बांट दिया गया है, जिसमें आपको हम बताते हैं कि निकोबार जो है वो सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि लोहाल दे दिया है ना, हाँ, कौन सा दर्रा कहता है? अच्छा, कौन सा दर्रा जो है? कल्लू घाटी। क्या है? कौन सा दर्रा जो है? कल्लू घाटी। भारत को जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौर और दे दिया स्पीति घाटियों को जोड़ने का काम करता है, हमें यह जानना है। देखिए उसको जोड़ने का जो काम करता है रोहतांग दर्रा करता है। कौन सा? रोहतांग दर्रा। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। ये आपका थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि रोहतांग दर्रा जो है जोड़ने का काम करता है। रोहतांग दर्रा ये जान लीजिए कि ये नवंबर से लेकर के जो मई के महीने में जो रास्ते बंद हो जाते हैं। रोहतांग दर्रा जो है सो क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि नवंबर से लेकर के मई के महीने में क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा बर्फबारी वहां पे होती है, लगभग 50 फीट तक के जो है बर्फ जमे हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए उसको क्या किया जाता है कि वहां पे उसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले नंबर देख लीजिए। लिंगराज मंदिर के बारे में दे दिया है कि लिंगराज मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है, हमें यह जानना है। देखिए लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा में है। कहां पे? उड़ीसा में। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि उड़ीसा में लिंगराज मंदिर है। लिंगराज मंदिर जो है वो किसका प्रतिमा वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा, किसकी मूर्ति है? तो वो एक शिव मंदिर है, एक तरह से कहिए हिंदू का जो है सबसे बड़ा जो है या सबसे पुराना जो है मंदिरों में से एक मंदिर है, सबसे ज्यादा प्रचलित भी है, ठीक है। ये सांस्कृतिक और धार्मिक का जो है एक क्या है कि आपका जो है प्रमाण मिलता है यहाँ पे। तो इसकी प्रवेश अगर जाइएगा घूमने के लिए तो प्रवेश के लिए, एंट्री करने के लिए आपको कोई भी फी नहीं लगेगा। सुबह 6 बजे से खुलती है, शाम में 7 बजे क्या होती है कि ये बंद हो जाती है। तो कभी भी अगर आप जाइए दक्षिण साइड में उड़ीसा में तो कम से कम क्या कीजिए कि इस मंदिर को जाकर के जरूर घूम लीजिएगा। बहुत ही जो है शांति महसूस होता है वहां पे, बहुत अच्छा मंदिर है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान भाग 9 के अंतर्गत आता है। देखिए भारतीय संविधान के 9 भाग में जो आता है वो पंचायत आता है, ग्रामीण पंचायत जो होता है सो। ये थर्ड नंबर, ठीक है। ये 73वीं जो है संविधान संशोधन हुआ था, उसी के अंतर्गत इसको क्या किया गया था कि ऐड किया गया था, ठीक है।
चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया है कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी, ये हमें जानना है। देखिए भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक जो थी ये रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान, या कहिए कि दिल्ली की प्रथम महिला शासक जो है ये रजिया सुल्तान थी। ठीक है, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। रजिया सुल्तान आपको पता है ना कि किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी। कभी कभी ये चीजें जो है पूछ दिया जाता है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया कि निम्नलिखित में से पांड्यों की जो है राजधानी कौन सी थी, हमें यह जानना है। देखिए पांड्यों की राजधानी जो थी वो मदुरई में थी। कहां? मदुरई में। ध्यान रखना है, ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि पांडवों की राजधानी जो थी वो मदुरई में थी। ठीक है, मदुरई जान लीजिए कि मदुरई जो है, मदुरई को जो है मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि मदुरई में जाइएगा ना तो आपको जो है मीनाक्षी मंदिर चाहे बहुत सारे जो है टेम्पल वहां पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये संगम काल में मदुरई को जान लीजिए कि सांस्कृतिक और जो है साहित्य का एक केंद्र भी माना जाता था, बहुत महत्वपूर्ण जो है स्थल भी माना जाता था। तो इंपॉर्टेंट है, मदुरई के बारे में पूछ दिया जाता है। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि आधुनिक समय में भारत के साथ कहता है कि व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, हमें यह जानना है। देखिए प्रथम यूरोपीय जो भारत के साथ जो है आधुनिक व्यापार के साथ जो संबंध स्थापित करने वाले थे वो पुर्तगाल थे। कौन थे? पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, पुर्तगाली। पुर्तगाली कौन आया था? तो ये वास्को डी गामा आए थे। 17 मई 1498 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने भारत में आए थे और समुद्री मार्ग की इन्होंने भारत में खोज किया था। ठीक है, अब ये चीजें जान लीजिए कि भारत में कौन कौन आया, भारत को कौन कौन जो है लूट के ले गया, ये जान लीजिए। तो सबसे पहले तो पुर्तगाली आया 1498 ईस्वी में, ये वास्को डी गामा आया। इन्होंने ही जो है भारत में जो है मसालों का जो है व्यापार किया, मसालों को जो है व्यापार करके जो है उठा करके ले गया यहां से। दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि उसके बाद आया कौन दोस्त, उसके बाद जो आया था वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। कौन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। कब आई थी थोड़ा सा ये जान लीजिए, कभी कभी हो सकता है कि पूछ दिया जाता है। 1595 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में। उसके बाद जो डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1616 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सभी लोग आए थे अपने भारत में। अपना भारत जो था पूरा तरह से संपूर्ण था, हर चीज यहां पे थी, लेकिन सभी ने आकर के लूट करके लेके चले गए थे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि सबके बारे में पूछ दिया जाए कि कौन कब आया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया कि आजाद हिंद फौज का गठन का निर्णय जो है किसने लिया था, ये हमें जानना है। ठीक है, बहुतों ने सुभाष चंद्र बोस मार दिया था, ये गलत है। नहीं, सुभाष चंद्र बोस तो इसमें है ये नहीं। अब हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, तो बहुत लोग सुभाष चंद्र बोस मार देते हैं, जो गलत है। आपको बता देते हैं कि इसकी गठन निर्णय कहां पे लिया गया था, ये टोक्यो में लिया गया था। कहां पे? टोक्यो में। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि टोक्यो में लिया गया था। अब किसने लिया था? कैप्टन मोहन सिंह ने लिया था। किसने? कैप्टन मोहन सिंह ने जो है INA कहिए, आजाद हिंद फौज, जो इंडियन नेशनल आर्मी होता है उसकी जो है स्थापना करने का निर्णय लिया था। ठीक है, बाद में इसका नेतृत्व जो थे ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, बाद में किया था इन्होंने, लेकिन निर्णय सबसे पहले ये जो कैप्टन मोहन सिंह है उन्होंने ही निर्णय लिया था। तो ऑप्शन में आप मोहन सिंह ही मारिएगा अगर दे दे तो, न कि सुभाष चंद्र बोस मारिएगा। सुभाष चंद्र बोस साहब ने किया था, आजाद हिंद सरकार की स्थापना किए थे, ये 21 अक्टूबर 1943 में ही किए थे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने ही कहे थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, और ये जो आजाद हिंद फौज या आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया गया था वो क्यों किया गया था? क्योंकि अंग्रेजों को भगाना था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए ये सभी जो है फौजों की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह क्वेश्चन दे दिया है, टूर डी फोर्स शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए टूर डी फोर्स एक जो है फ्रेंच वर्ड है। क्या है? फ्रेंच वर्ड है, जिसका अर्थ जो होता है शक्ति का पराक्रम में। ठीक है, ये थर्ड नंबर, शक्ति का पराक्रम में इसका ये अर्थ होता है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, इतने लोगों ने, इतने क्वेश्चन थे जो आपके क्या थे कि टेस्ट में दिए गए थे, आपने देख लिया है। तो दोस्त अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और अभी जो आपको एप्लीकेशन जा रहे हैं बताने के लिए, उस एप्लीकेशन को क्या कीजिएगा कि डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उसी पे आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी ये दोनों के लिए आपको टेस्ट जो होगा क्या होगा कि देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो दिखा देते हैं आपको कौन सा एप्लीकेशन है दोस्त। ये एप्लीकेशन है ERCB सर के नाम से है। ठीक है, ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको क्या होगा कि ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी पे आपको जो है टेस्ट कंटिन्यू चलता है, डेली चलता है, एग्जाम तक के चलेगा। ठीक है, और उसके बाद एक्स्ट्रा भी मटेरियल हम लाने जा रहे हैं। तो दोस्त बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल लेकर के आएंगे। इसको क्या कीजिएगा कि इसको इंस्टॉल कर लीजिए, जाकर के इस पे टेस्ट लगाइए। आज भी आपका टेस्ट नंबर 12 जो है एक्टिव है। ठीक है, अब चलिए जो लोग जो है टेस्ट दे रखे हैं उनका हम रैंक कार्ड देख लेते हैं, नंबर देख लेते हैं कि किसी ने कितना नंबर लेके आया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनटीपीसी वालों जो नॉन स्टॉप टेस्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो ये एनटीपीसी वालों के लिए है जो नॉन स्टॉप टेस्ट दे रखे हैं, उनका रैंक देख लेते हैं। देखिए
कुछ लोगों ने ये चीजें कहा है कि हम जो टेस्ट देते हैं उसका रैंक कुछ अलग दिखता है, आप जो बताते हैं उसका रैंक कुछ अलग दिखता है। तो बिल्कुल अलग अलग दिखेगा, क्योंकि मान लीजिए कि हमने टेस्ट डाला, टेस्ट एक्टिव हुआ, आपने जाकर के टेस्ट दिया, सबसे पहले व्यक्ति आप ही टेस्ट देने वाले, तो आपको रैंक क्या शो करेगा, 1 शो करेगा। लेकिन 10 लोग के बाद अगर आप जो टेस्ट दीजिएगा तब उसमें 10 लोगों में ना आपका रैंक पता चलेगा। लेकिन कोई अगर एक ही आदमी टेस्ट दे रहे, 5 आदमी अगर टेस्ट दिया तो 5 लोगों में आपको टेस्ट दिखेगा। लेकिन अब इतने सारे लोगों ने टेस्ट दिया है तो ये तो फाइनल रैंक हम दिखाते हैं ना आपको, तो इसलिए ये फाइनल रैंक हम लेकर के आते हैं दोस्त। आप जो जिस समय टेस्ट देते हैं उस समय हो सकता है कि 2 ही आदमी टेस्ट दिए, हो सकता है 10 आदमी दिए, हो सकता है 15 आदमी दिए हो, तो 15 लोगों में ही आपका रैंक दिखाएगा, ना कि जो है ये आपका पूरे लोगों में दिखा देगा। जब तक पूरा लोग नहीं देंगे टेस्ट तब तक आपका रैंक नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो वही फाइनल रैंक हम आपको लेकर के आते हैं, आपको मैसेज भी कर देते हैं कि इतने बजे के अंदर में आप क्या कीजिए कि टेस्ट दीजिए, हम उतने अंदर में क्या करते हैं कि रैंक को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहले नंबर, देख लीजिए पहले नंबर पे ये अपना क्या है कि मृत्युंजय भाई है। वाह क्या नंबर लेके आए भाई, 40/40। हम सब जानते हैं कि कैसे नंबर लेके आए हैं, ठीक है, सब पता चलता है। चलिए सुदीप भाई, उसके बाद देख लीजिएगा सुदीप चौहान है जो बहुत अच्छा है, 30.68 नंबर लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा है दोस्त। चलिए अपना रैंक देते चलिएगा, हम नाम लेते चलते हैं। सुनील बंसल साहब तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये अनुपराज है। 5वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये रागिनी कुमारी है जो 5वें नंबर पे है। 6ठे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सोनू राम है। 7वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मनीष भाई है। उसके बाद 8वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये कुलदीप भाई है। 9वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये विक्रम 2000 करके हैं, बहुत अच्छा है। उसके बाद जो है 10वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो नीलेश यादव भाई है। उसके बाद 11वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये क्या है कि दिनेश चौधरी करके है जो 11वें नंबर पे बने हुए हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा 12वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त 12वें नंबर पे कौन सा बने हुए हैं, शशि मौर्य करके जो है ये 12वें नंबर पे बने हुए हैं। 13वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अंजलि एट 99999 करके है, ठीक है। उसके बाद है 14वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं, 14वें नंबर पर देख लीजिएगा सुमन पानवार करके है। उसके बाद 15वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये विजय पाल करके है। उसके बाद 16वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये कमेश कुमार करके है, कमेश कुमार दास करके। उसके बाद 17वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुशील राज है। उसके बाद 18वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये अमृता है। उसके बाद 19वें नंबर पे ना, हाँ 18वें नंबर पे नेहा कुमारी है। 19वें नंबर पे ये है अमृता है। उसके बाद 20वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ललन यादव है। 21वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये पन्ने लाल प्रसाद है। 22वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 22वें नंबर पे देख लीजिएगा आपका क्या है कि नुसरत खातून करके है जो 22वें नंबर पे है, बहुत अच्छा है, ऐसी टेस्ट में बने रहिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपको 23वें नंबर पे, 23वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अंकित झा करके है। उसके बाद जो है 24वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये पंकज कौन है, सूर्या है, ठीक है, पंकज सूर्या है। उसके बाद 25वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राजीव यादव है। उसके बाद 26वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो कुमुद रंजन करके है। उसके बाद 27वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये कमलेश कुमार है। उसके बाद 28वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मोहन कुमार है। 29वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 29वें नंबर पे जो बने हुए ये बबलू है जो 222 है, ठीक है, बबलू 222। चलिए 31 की अगर बात कर लेते हैं तो 31 पे कौन है कि मोहन चंद है। उसके बाद 32 की अगर बात कर लेते हैं तो रेम बैम्प करके जो है 0 नंबर लेकर के आए हैं। तो दोस्त इतने लोगों ने क्या किया है कि एनटीपीसी में जो है ये पार्टिसिपेट किए हैं, बहुत अच्छा है दोस्त। चलिए अब क्या करते हैं कि ग्रुप डी वाले जो टेस्ट दिए हैं उनका हम क्या करते हैं कि मार्क्स देख लेते हैं नॉन स्टॉप में। देख लीजिए ये क्या है कि आपका क्या है कि ग्रुप डी वालों का है जो नॉन स्टॉप टेस्ट में जो है भाग लिए हैं। रैंक अपना देखते चलिएगा, रैंक बताते चलते हैं। आज जो बने हुए हैं नंबर 1 पे ये श्वेता कुमारी बनी हुई है, बहुत अच्छा है श्वेता, मेहनत कीजिए। दूसरे नंबर पे मृत्युंजय कुमार भाई पकड़ा गए, मृत्युंजय कुमार भाई पकड़ा गए, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये काजल कुमारी है। चौथे नंबर पे ये पवन कुमार है। उसके बाद पवन करके है ना। उसके बाद 5वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अंजलि कुमारी है। उसके बाद 6ठे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मुकेश राम है। उसके बाद 7वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अंजू कुमार है। उसके बाद 8वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये बिट्टू राज है। 9वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा ये कौन है यार, ये सोहन है, सोहन पाल है जो 9वें नंबर पे है। 10वें नंबर पे ये रमेश चौहान करके हैं। उसके बाद 11वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये देख लीजिएगा आपका कि सुमन पाल करके है जो 11वें नंबर पे है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है, इसी तरह से क्या कीजिए कि टेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहिए, बहुत अच्छा है। चलिए उसके बाद आपको दिखाते चलते हैं दोस्त ये 12वें नंबर पे देख लीजिएगा कि आपका क्या है कि सुमन पाल करके है ना, हाँ
12वें नंबर पे नहीं, लखन सिंह करके 12वें नंबर पे। 13वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो शंकर पासवान है। 14वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं, 14वें नंबर पे कौन है कि रंजन पंडित है। 15वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 15वें नंबर पे अपना कौन है कि तन्नू आर्या करके, उसके वजह 16वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सरोज कुमार है। उसके वजह 17वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अक्षय कुमार है। उसके वजह 18वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो लोकेश है। उसके वजह है 19वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये शानिया है। उसके वजह 20वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अनीश कुमार है। उसके बाद जो है आपका 21वें नंबर पे बात कर लेते हैं तो ये खुशबू कुमारी है जो 21वें नंबर पे है। ठीक है, बाकी अपना जो है रैंक देख लीजिएगा और जो है टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। उसी पे क्या करेंगे कि रैंक कार्ड भी भेज देंगे। ठीक है, थोड़ा सा वक्त कम है दोस्त, इसलिए जो है इजाजत चाहते हैं और फिर मिलेंगे अगले बार जो है नेक्स्ट सेट में, प्रैक्टिस सेट में। दोस्त चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। और जाकर के टेस्ट जो है आज 12 नंबर जो है क्या है कि एक्टिव है, जाकर के दे दीजिएगा। चलिए हमें इजाजत दे दीजिए, तब तक के थोड़ा सा वक्त कम है इसलिए हम इजाजत चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों।